अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफ़ियत होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और उन सब लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। एक सब्सक्राइबर को भी देखकर मतलब एक सब्सक्राइब भी अगर बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह सब्सक्राइब करते रहेंगे और मेरी हिम्मत बढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को भी दबा दीजिए, साथ में कमेंट्स भी करिए और लाइक भी करिए। तो इससे हौसला भी मिलता है और आगे और कुछ अच्छा करने की उम्मीद भी बनती है। तो चले शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है सर्द इंतकाम। ये एक माँ और बेटी की कहानी है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। ज़िंदगी सुकून से गुजर रही होती है कि अचानक कोई ऐसी चीज़ हमारी ज़िंदगी में या कोई ऐसी वारदात हो जाती है जो हमारी दुनिया को बिखेर देती है, दुनिया को तहवाला कर देती है। उसकी बेटी का भयानक कत्ल उसके जीने के तमाम रास्तों पर एक सवाल बनकर खड़ा हो गया था। तो उसने अपना इंतकाम किस तरीके से लिया और लास्ट में आपको कातिल के बारे में जानकर भी सख्त हैरत होगी। तो शुरू करते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्द इंतकाम की सबक आमोज़ कहानी। तुम्हें देखकर और तुम्हारे बारे में जानकर मैं कोई ख़ास पुरुम्मीद नहीं हूँ कि तुम हमारा काम अच्छी तरह कर पाओगे। मैं तो शायद तुमसे मज़ीद बात करना भी पसंद नहीं करता। तुम्हें इस वक्त रुखसत कर देता, डॉक्टर विल्सन ने नखुवत और तकब्बुर से कहा। मगर मेरी बीवी का इसरार है कि हम अपनी पुरानी और वफ़ादार मुलाजमा की गुमशुदा बेटी को तलाश कराने का काम तुम ही से कराएं। इसलिए मैं तुमसे मजबूरन बात कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसने मुआवजे की पेशगी रकम मेज़ पर पड़ी तस्वीर पर रख दी है। तस्वीर एक खूबसूरत नौजवान लड़की की थी जिसका नाम नौरीना था। असल मसला इस लड़की की गुमशुदगी का था। उसे तलाश करने की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द करने की बात चल रही थी। मैं इस वक्त डॉक्टर विल्सन के घर में मौजूद था। डॉक्टर विल्सन उम्र के 60 बरस के आसपास थे और उसकी आंखें सब्ज़ माइल और रंगत सफ़ेद थी, मगर पूरे चेहरे पर छोटे छोटे भूरे रंग के दाग नुमायाँ हो रहे थे। उसने रिंकल सूट पहन रखा था। लगता था जैसे उसे डॉक्टर विल्सन के जिस्म पर सी दिया गया हो। बालों से महरूम अंडे के छिलके की तरह साफ सर उस वक्त तेज़ रोशनी में चमक रहा था और वो बेहद दौलतमंद आदमी था। उसके पास दुनिया की हर आसाइश और हर सहूलत थी। दरअसल प्लास्टिक सर्जरी के फ़न में डॉक्टर विल्सन की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। मेरे ख़्याल से शायद इसकी दौलतमंदी ही नखुवत और तकब्बुर का बास थी। वो किसी काम के लिए आर्जी तौर पर जिसकी खिदमत हासिल करता उससे शायद इसी तरह ही हक़ारत से बात करने का आदी था जिस तरह वो मुझसे कर रहा था। अदायगी वो गालिबन नकदी करने का आदी था, जो मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत थी। लेकिन उसका अंदाज़ कुछ इस किस्म का था जैसे रकम मेरे मुंह पर मारते हुए कह रहा हो, लो अपना मुआवजा और जाकर अपना काम शुरू करो, मेरा वक्त ज़ाय मत करो। डॉक्टर विल्सन इस वक्त नाश्ते की मेज़ पर था, मगर इस वक्त भी उसके सामने कई औरतों की ऐसी तस्वीरें बिखरी हुई थी जिनमें इसकी प्लास्टिक सर्जरी के मराहिल दिखाए गए थे। इसके अलावा उसकी बीवी और मुलाजमा भी मौजूद थी। जिसकी बेटी गुम हो गई थी वो मुलाजमा एक अधेड़ उम्र की थी। उसका नाम जूलिया था। डॉक्टर विल्सन की बीवी जिसका नाम एरिना विल्सन था, वो मुझे तकरीबन 40 साल के करीब लगी, लेकिन इस उम्र में भी वो अच्छी खासी दिलकश और हसीन औरत थी। इसका रंग सुर्ख सफ़ेद, सियाह बाल घुंघराले थे। एरिना का कद्र डॉक्टर विल्सन से ऊंचा ही था। इसकी मुस्कुराहट भी बड़ी दिलफरेब थी। वैसे दोनों का कोई जोड़ नहीं था। यकीनन शादी की वजह डॉक्टर विल्सन की बेशुमार दौलत थी। डॉक्टर विल्सन ने एक तस्वीर एरिना की सामने रख दी। एरिना नाश्ता कर रही थी। मुझे अंदेशा था कि इस तस्वीर पर नज़र पड़ने के बाद शायद वो अपना नाश्ता जारी न रख सके। तस्वीर में एक औरत के दोनों गाल मछली के गलफड़ों की तरह कटे हुए थे और औजारों की मदद से ऊपर उठाए हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन शायद वो रोज़ाना इस किस्म की तस्वीरों की मौजूदगी में नाश्ता करने की आदी थी, इसलिए उसके हसीन चेहरे पर कोई नागवार तासुर नमूदार नहीं हुआ। स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए एरिना ने मेरी जानिब देखा और मलामत से मुझसे मुखातिब हुई। प्लीज़ मिस्टर मारुल, आपको ये काम करना होगा। लोरीना को गुम हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। उसकी माँ के अलावा हम दोनों को भी लोरीना की गुमशुदगी से बहुत परेशानी हो रही है।
आप उसके हवाले से हमारी मदद करें। मैंने एरिना के बराबर बैठी मुलाजमा जूलिया की तरफ देखा। वो सर झुकाए, दोनों हाथ गोद में रखे सौगवार से अंदाज में खामोश बैठी थी। मैं जब से आया था उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैंने एक गहरी सांस लेकर उसकी बेटी की तस्वीर पर रखे हुए नोट एक तरफ खिसका दिए और तस्वीर उठाकर गौर से देखने लगा। लोरीना बिलाशुबा एक हसीन लड़की थी। इसके बाल रेशमी और सियाह थे। उसके हिस्पानवी नकुश माँ से कहीं ज़्यादा दिलकश थे। तस्वीर में सब्ज़ रंग की एक BMW कार के बोनेट पर बैठी थी। मैं डॉक्टर विल्सन के ड्राइवे में 2 BMW कार देख चुका था। ये कार उन्हीं में से एक थी जिसके बोनेट पर लोरीना बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट थी। मुझे एहसास हुआ कि किसी बार या क्लब या किसी भी ऐसी जगह पर इस किस्म की लड़कियों की तरफ औबाश किस्म के लड़के और नौजवान कुछ ज़्यादा ही मुतवज्जा हो सकते हैं। डॉक्टर विल्सन ने नाश्ता मुकम्मल किया और पेशानी पर बल डालकर यूँ मेरी तरफ देखा जैसे उसे हैरत हो रही हो कि मैं अभी तक इस घर में क्यों मौजूद हूँ। मैंने तुम्हारी फ़ीस अदा कर दी है, वो एहसान जताने वाले अंदाज में बोला। अब अपना काम जल्दी से शुरू करो। मुझे वक्त ज़ाय करने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैंने अभी तो वसूल ही नहीं की और ना ही मैंने हामी भरी कि मैं ये काम करूँगा। मैंने खुश लहजे में उससे कहा तो उसका रंग अचानक सियाह पड़ गया। तो फिर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? वो उसे की शिद्दत से घुराया। अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो फिर मैं इस बात का बंदोबस्त कर दूंगा कि आइंदा तुम्हें इस शहर में कोई भी ऐसे काम के लिए ना बुलाए। सबको मालूम हो जाएगा तुमसे बात करना महज वक्त ज़ाय करना है। इसकी मुराद यकीनन सिर्फ इन लोगों से थी जिन्हें वो जानता था। उसके ख्याल में शहर में सिर्फ वही लोग रहते हैं और वही काबिल ज़िक्र थे जिन्हें वो जानता है। बाकी सब लोग तो किसी शुमार और कतार में ही नहीं थे। लेकिन ये बात करते वक्त उसकी सब्ज़ माइल आँखों की गहराई में एक अजीब सा तासुर था। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे इसकी आंखें उसकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रही थी। उसके जहन के किसी गोशे में ये ख्वाहिश मौजूद थी कि मैं ये ज़िम्मेदारी कबूल ना करूँ। शायद इसे मेरे जाने का तस्वुर से कुछ इत्मीनान महसूस हो रहा था और वो जानबूझकर मुझे भगाने की कोशिश कर रहा था। बस यही वो एहसास था जिसने मुझे डॉक्टर विल्सन की हिकारत और निखवत के बावजूद रुखसत होने से रोक दिया था। डॉक्टर विल्सन की कोशिश या फिर ख्वाहिश का उल्टा ही नतीजा निकला। मैंने कुछ सोचते हुए जाने का इरादा मुलतवी किया और नोरीना की माँ जूलिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। आखिर बार नोरीना को एंजलो के शराब खाने में देखा गया था। ये शराब खाना साउथ स्ट्रीट में मैरी रोड पर वाक़ है ना? मुझे नहीं मालूम सर, मुलाजमा ने सहमे हुए अंदाज में कहा। पुलिस ने इस सिलसिले में क्या किया? मैंने दरियाफ्त किया। इस बार मुलाजमा के बजाय मालकिन यानी एरिना ने जवाब दिया। पुलिस से कोई ख़ास मदद नहीं मिल सकी। अलबत्ता उन्होंने एक लड़की को दरियाफ्त किया है जिसने गवाही दी है कि उसने लोरीना को अपनी मर्ज़ी से किसी पस्ताकद हिस्पानवी के साथ बार से रवाना होते देखा था। इस हिस्पानवी का कद ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट और 2 इंच रहा होगा। लोरीना उसके साथ उसके पीले रंग की पिकअप में बैठकर रवाना हुई थी। पुलिस को बस इतना ही मालूम हो सका है और उन्होंने भी इस मामले को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी है। इनका ख्याल है कि लोरीना घर वापस आ जाएगी। मैंने एक नज़र डॉक्टर विल्सन पर डाली। वो मेरी ही जानिब देख रहा था। उसके चेहरे पर दबा दबा सा तैश साफ महसूस हो रहा था। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जिल्लत के बाद भी मैं इस काम में दिलचस्पी लूँगा। मैंने एक बार फिर लोरीना की तस्वीर को गौर से देखा और जूलिया से पूछा, आपने 3 दिन तक लोरीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, क्यों? मेरे इस सवाल पर जूलिया का चेहरा पथरा सा गया और वो सपाट लहजे में बोली, वो पहले भी कभी कभार उस आदमी के साथ गायब हो जाती थी, लेकिन इतने दिनों के लिए नहीं। पहले दिन मुझे तशवीश महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, मगर 3 रोज़ गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ है। मिस्टर मार्वल, एरिना ने एक बार फिर इल्तिजाइया लहजे में कहा, आप इस सिलसिले में ज़रूर कुछ करें। हमने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है। तुम्हारे ब्यूटी पार्लर पे आने वाली किसी अहमक औरत ने इसकी तारीफ़ की थी। सिर्फ़ एक अहमक औरत के तारीफ़ करने से इसे दुनिया की निहायत ख़ास इंसान का दर्जा हासिल नहीं हो गया। डॉक्टर विल्सन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने मखसूस हिकालत भरे अंदाज में एरिना से मुखातिब होकर कहा,
तुम्हें इसकी मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं। एरिना ने डॉक्टर विल्सन की बात सुनी अनसुनी करते हुए अपनी बात जारी रखी। जूलिया तकरीबन 20 साल से हमारे साथ है। नोरिना हमारे सामने ही बच्ची से बड़ी हुई है। हम इस परेशानी के वक्त में जूलिया की मदद करना चाहते हैं और हमारी शदीद ख्वाहिश है कि नोरिना की बाज़याबी के सिलसिले में जो कुछ भी किया जा सके वो ज़रूर किया जाए। डॉक्टर विल्सन अब जूलिया से मुखातिब हुआ। मुझे भी नोरिना की गुमशुदगी का अफसोस है जूलिया, लेकिन बहरहाल वो एक आकिल और बालिग और जवान लड़की है और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो जब भी अपनी मर्ज़ी से गायब हो जाए तो हम उसके पीछे परेशान होते फिरें। 2 हफ्ते पहले हैलोवीन का त्यौहार था और मैं उन बहुत से बुरे इत्तेफाकात के बारे में सोच रहा था जो ऐसे मौके पर निहायत खूबसूरत और जवान लड़की के साथ पेश आ सकते हैं। जिस किस्म के आदमी के साथ जिस तरह की गाड़ी में वो रुखसत हुई थी वो भी मुझे कुछ अच्छी अलामतें नहीं लग रही थी। न जाने क्यों मुझे वहम सा होने लगा था कि एक बार से एक नौजवान और हसीन लड़की को साथ ले जाने वाला पस्ताकद हिस्पानवी उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं कर सकता था। मैंने एक बार फिर डॉक्टर विल्सन की जानिब देखा और उसकी आंखों में मुझे वही मौहूम सी उम्मीद करवटें लेती नज़र आई कि शायद मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार कर दूं। फिर मैंने जूलिया से के अफसुर्दा और थके थके से चेहरे की तरफ देखा। 20 साल से वो डॉक्टर के घर में मुलाजमत कर रही थी। इन दोनों मियाँ बीवी के सिवा दुनिया में इसका ऐसा कोई और जानने वाला नहीं था जो इस मसले पर इसके काम आ सकता। इन तमाम चीज़ों के अलावा वो मुझे अपने अपार्टमेंट के किराए का ख्याल भी आया जो अगले हफ्ते अदा करना था और मेरे पास अभी तक इसकी अदायगी का कोई इंतज़ाम नहीं था क्योंकि मेरी तमाम जमा पूंजी चंद रोज़ पहले मेरी 10 साला बेटी के इलाज में खर्च हो चुकी थी। मेरी बेटी के दिल में सुराख था। जब वो 8 माह की थी और शदीद बीमार हो गई तो डॉक्टर ने मुझे और मेरी बीवी को आगाह कर दिया था कि 10 साल की उम्र में मेरी बेटी का ऑपरेशन करना होगा, तब वो दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी ख़बरदार किया था कि खासा महंगा इलाज होगा और हमें वक्त से पहले एक माकूल रकम जमा करनी होगी। मेरी बेटी के ऑपरेशन होने से पहले की उम्र तक मैंने एक बेहद माकूल रकम जमा कर ली थी, लेकिन इलाज वाकई खासा महंगा था क्योंकि जमा शुदा रकम माकूल रकम होने के बावजूद भी कम पड़ गई और मुझे अपनी कार फ़रोख्त करना पड़ी। ऑपरेशन कामयाब रहा और मेरी बेटी अब मुकम्मल सेहतमंद है। हाँ, ये बात और है कि मैं थोड़े से माली बहरान का शिकार हो गया हूँ। सारी बात सोचते हुए मैंने एकदम ही फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है, मैं नोरिना का केस लेने को तैयार हूँ, मैं उसको ज़रूर तलाश करूँगा। उसी रोज़ दोपहर से पहले मैंने उस लड़की को तलाश कर लिया जिसने नोरिना को बार से रुखसत होते हुए देखा था। वो नोरिना की दोस्त थी और हैलोवीन के त्यौहार पर उसके साथ थी। उसका नाम रीटा था। वो मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकी जो वो उसने पुलिस को बताया था। सारी बात बताने के बाद उसने तल्ख लहजे में मज़ीद कहा, नोरिना अपने तर्ज़ अमल से बहुत अरसे से ही किसी मुसीबत को दावत दे रही थी और आखिरकार वो किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो ही गई। किसी को भला उसकी क्या परवाह होगी? उसकी माँ को परवाह है, मैंने कहा। लानत भेजो उसकी माँ पर। रीटा ने मेरी बात सुनकर नफ़रत से थूक दिया। माँ को अगर इसकी ज़रा सी भी परवाह होती तो बहुत पहले वो नोरिना को लेकर उस फंदे से निकल चुकी होती जिसमें वो दोनों माँ बेटी फंसी हुई थी। कैसा फंदा? मेरे कान खड़े हो गए। तुम उस मनहूस बूढ़े के घर से होकर आ रहे होंगे ना? क्या तुमने वहाँ कुछ महसूस नहीं किया? रीटा ने नागवारी से मेरी तरफ देखा। मनहूस बूढ़े से मुराद यकीनन उसकी मुराद डॉक्टर विल्सन थी। क्या डॉक्टर विल्सन और नोरिना की आपस में नहीं बनती थी? मैंने पूछा। उसने जहरीला कहकहा लगाया। उनकी तो इस वक्त से बन रही थी जब से नोरिना 17 साल की हुई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? डॉक्टर विल्सन ने जूलिया को इसलिए घर में रखा हुआ है कि वो बहुत अच्छे से झाड़ पोछ करती है या वो बहुत अच्छे से उनकी खिदमत करती है? मैं चंद सेकंड के लिए कुछ ना बोल सका। वो जो कुछ कह रही थी इसका मफहूम जब मेरी जहन में गहराई तक पहुंचा तो मेरे वजूद में नफ़रत की एक शदीद लहर दौड़ गई। मेरा जी चाहा कि उसी वक्त जाकर डॉक्टर विल्सन का चेहरा ऐसा बना दूं कि वो एक नामवर प्लास्टिक सर्जन होते हुए भी अब खुद अपनी प्लास्टिक सर्जरी ना कर सके। अच्छा, तो नोरिना के साथ 17 साल की उम्र से जो कुछ हो रहा था उस पर अब नोरिना को गुस्सा आने लगा था। शायद डॉक्टर विल्सन के घर में इस मौजू पर कोई झगड़ा हुआ हो। मैंने कयास आराई की। फिर पूछा, क्या नोरिना ने इस मामले को मंजर आम पर लाने की धमकी दी थी?
रीटा ने जवाब देने के बजाय महज कंधे उचकाने पर इक्तफा किया, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो भी इन्हीं खुतूत पर सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। ठीक है, तुम्हें नोरीना और उसकी माँ पर गुस्सा आता होगा, लेकिन क्या तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि वो कहीं मौत के मुँह में न जा चुकी हो? मैंने उसके जज्बाए हमदर्दी और उसके ताल्लुक़ के खातिर को उभारने की कोशिश की, जिसे वह हालात के कब्र में दफन करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने बेबसी से कहा। देखो रीटा, मैंने निहायत नरमी से कहा, अगर डॉक्टर विल्सन ने नोरीना को कोई जुल्म पहुंचाई या वो नोरीना की गुमशुदगी में मुलविस हुआ तो मैं वादा करता हूं कि उस मनहूस बूढ़े को गले में फंदा डालकर किसी दरख्त से ज़रूर लटका दूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि नोरीना खैरियत से बाजियाब हो जाए। इसके लिए तुम मेरी मदद करो। मेरी बात सुनकर वो खामोश रही। मैं मायूसी के आलम में उसके घर से रुखसत होने के लिए उठ खड़ा हुआ, मगर जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो उसने उकब से मुझे पुकारा, ठहरो मिस्टर मार्वल। मैं रुक गया और पलटकर उसकी तरफ देखा। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो गुलूगिर आवाज़ में बोली, मैं और नोरीना बचपन से दोस्त हैं। हमने मुस्तकबिल के बारे में बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। हमने सोचा था कि हम इकट्ठे कॉलेज आया करेंगे और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री लेकर एक रोज़ अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे। लेकिन नोरीना ने स्कूल के ज़माने में ही तालीम छोड़ दी और इस उम्मीद के सहारे बैठ गई कि एक दिन वो मनहूस बूढ़ा विल्सन अपनी बीवी को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा। जिस रोज़ वो गायब हुई उससे एक दिन पहले नोरीना ने मुझसे कहा था कि उसकी ये शादी वाली उम्मीद दम तोड़ गई है। अब वो मज़ीद डॉक्टर विल्सन के हाथों खिलौना नहीं बनेगी, बल्कि पूरे शहर को बता देगी कि जब वो छोटी थी तो जबरन उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। उसके बाद भी डॉक्टर विल्सन ने इसे दौलत और शादी का लालच देकर मुसलसल नोरीना से अपने मतलब निकालता रहा। नोरीना का कहना था कि बस अब बहुत हो चुका, अब वो डॉक्टर विल्सन को अच्छी तरह जलील ख्वार करेगी और बदनाम करके छोड़ेगी। उससे पहले भी नोरीना ने कई मरतबा इस किस्म के इरादे का इजहार किया था, लेकिन वो इस बार मुकम्मल तौर पर इस मामले में संजीदा मालूम हो रही थी और साफ साफ ऐसा लगता था कि वो डॉक्टर विल्सन से इंतकाम लेने की अपनी कोशिश ज़रूर पूरी करेगी। रीटा इतना कहकर खामोश हो गई और अपनी आंखों से नमी खुश्क करने लगी। रीटा के घर से वापसी के बाद मैं एंजेलो के बार में पहुंचा और ख़ासा वक्त डॉक्टर विल्सन की दी हुई रकम से बियर पीते हुए इस बार में गुजारा। ये एक किस्म का बार था जिनमें कुछ खेलों और मशागिल के इंतज़ाम भी होते हैं। यहाँ मैंने 2-3 हिस्पैनवी से उस पस्ता कद हिस्पैनवी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की जो 2 हफ्ते पहले यहाँ से नोरीना को लेकर रुखसत हुआ था। मेरी इस पूछ-गछ के जवाब में वहाँ एक कोने में स्नोकर खेलते हुए एक हिस्पैनवी लड़के ने स्नोकर की छड़ी मेरे पेट में घोंप दी। शायद तो मुझे हलाक करने के चक्कर में था, मगर वो इस अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। दरअसल इसके रद्द-ए-अमल से मुझे अंदाज़ा हो गया था वो कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। इसीलिए मैंने वक्त ज़ाये किए बगैर 2-4 हाथ रसीद करके उसका दिमाग दुरुस्त किया और फिर उसकी गर्दन को काबू में करके उसका मुँह स्नोकर की मेज़ के थोड़ा करीब ले जाकर रगड़ा तो उसके कस बल निकल गए। उसने ज़ुबान खोल दी। उसे मेरी मतलूबा आदमी का पूरा नाम तो मालूम नहीं था, वो सिर्फ जेलर के नाम से जानता था। जेलर निचले दर्जे का किराए का कातिल था। इतनी मालूमात के सहारे में मज़ीद मालूमात अपने हिस्पैनवी दोस्त कॉरल से हासिल करने की कोशिश कर सकता था। कॉरल स्कार्टे पुरानी चीज़ों की खरीदो फरोख्त और गिरवी रखने की दुकान चलाता था। वो अक्सर इंटरनेट पर अपने पास मौजूद 5-10 हज़ार चीज़ों की फहरिस्त जारी करता रहता था। उसका जहन भी कंप्यूटर से कुछ कम नहीं था। हज़ारों चेहरे और नाम उसके जहन में महफूज रहते थे। बहुत सी ताज़ा तरीन कारआमद मालूमात उससे हासिल की जा सकती थी। मुझे छोटे कद के एक हिस्पैनवी के बारे में बताओ जो जेलर के नाम से जाना जाता है। छोटे दर्जे का किराए का कातिल है। उसके पास पीले रंग की एक छोटा से पिकअप ट्रक है। मैंने उसकी गाड़ी का नंबर और उसकी पहचान उसको बता दी तो उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम जेलर के बारे में बात कर रहे हो। वो आमतौर पर सलाडो मोटेल में रहता है। कार्ल ने अपनी दुकान की दीवारों पर आवेज़ा हथियारों का जायज़ा लेते हुए जवाब दिया। इन हथियारों में दूर मार राइफल से लेकर समुराई तलवार तक शामिल थी। तुम्हें मालूम है मार्वल स्लाइडो मोटेल में कहाँ रहता है? कार्ल ने पूछा। हाँ, मैंने जल्दी से जवाब दिया और उसकी दुकान से निकल आया।
सलाडो मोटेल हाईवे से ज़रा हटकर एक ऐसी खाड़ी के करीब वाक़ था जो खुश्क हो चुकी थी। मोटेल अंग्रेज़ी के हुर्फ यू की शक्ल में था और उसमें 10 कमरे थे, जिनके दरमियान बड़े बड़े से बरामदे में मोटी मोटी बजरी बिछी हुई थी। यह एक पुराना और खस्ता हाल मोटेल था, जिसके गर्द फैली हुई वीरानी ने इसे मज़ीद नहुसत ज़दा बना दिया था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे उसके किसी कमरे के सामने पीले रंग का छोटा पिकअप ट्रक नज़र नहीं आया। एक कैबिन के सामने बड़ी उम्र का एक आदमी आरी से एक सूखे दरख्त को निहायत निफासत से काटकर न जाने किस मकसद के लिए छोटे बड़े चौकोर टुकड़ों में तकसीम कर रहा था। मैंने पहले उसके काम की निफासत और महारत की तारीफ़ की और फिर उसको $20 का नोट पेश किया। तब वो मेरे सवालों के जवाब के लिए ज़बान खोलने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, वो छोटे कद वाला हिस्पानिवी, उसने अपना काम जारी रखते हुए कहा, वो कैबिन नंबर 4 में रहता है, लेकिन 2 हफ्ते से नज़र नहीं आ रहा है। आखिरी मर्तबा तब नज़र आया था जब वो एक औरत नहीं बल्कि एक लड़की को लेकर आया था। कौन लड़की? मेरा मतलब है कौन थी वो लड़की? मैंने फ़ौरन पूछा। मुझे क्या पता वो कौन थी, ये तो उसी से पूछो, उसने बेरुखी से जवाब दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो खौफ की वजह से मज़ीद मालूमात फ़राहम नहीं करेगा। $20 के लालच में उसने थोड़ी सी बात मुझे बता तो दी थी, मगर अब उसके आगे मुझे खुद ही कुछ करना था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। कैबिन नंबर 4 का दरवाज़ा मुझे गैर मुक़फ़ल मिला। अंदर बदहाली और बेतरतीबी के नमूने चारों तरफ फैले हुए थे। सिंक में झूठे बर्तनों का अंबार था और मैले कपड़े जगह जगह बिखरे हुए थे। कैबिन भी घटिया सा था और उसमें रहने वाले के तौर तरीके भी घटिया थे। कैबिन का अक़बी दरवाज़ा हार्डवुड का बना हुआ था और उस पर बहुत ही उरिया फिल्मी पोस्टर चिपके हुए थे। चीज़ों की बेतरतीबी मामूल की बात मालूम हो रही थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता था कि कौन सी चीज़ किस गड़बड़ की वजह से यहाँ पर से हटी हुई है। बहरहाल मुझे वहाँ कोई सूटकेस, कोई हथियार या कोई कीमती चीज़ नज़र नहीं आई। ज़ेरल 2 हफ्ते से गायब था और इतने ही दिन से नौरीना भी गायब हुई थी। यही सोचते हुए मैं कमरे के वस्त में खड़ा मशीनी आरी चलने वाली और करीब हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज़ें सुन रहा था। नौरीना जैसी लड़की का अपनी मर्ज़ी से इस किस्म की जगह पर आने का तस्वुर मेरे लिए अफसोस का बाज़ बना हुआ था। अचानक मेरी निगाह उक्पी दरवाजे के करीब किसी नन्ही सी चीज़ की झिलमिलाहट पर पड़ी। मुतजस्सिस होकर मैं करीब जाकर झुककर देखा। दरवाजे में कब्जे के करीब चांदी का एक छोटा सा बुंदा फंसा हुआ था। इस बुंदे के साथ सियाह बालों की एक पतली लेकिन लंबी सी लट भी थी। मेरे जिस्म में खफीफ सी सनसनी दौड़ी। इस दरवाजे के नामो नेहात ताले को खोलने के लिए मुझे ज़रा सा ज़ोर लगाना पड़ा। मैंने दरवाज़ा खोला तो एहसास हुआ कि मशीनी आरी और ट्रैफिक की आवाज़ों में मुझे पिछली तरफ आकर रुकने वाली गाड़ी की आवाज़ अलग से सुनाई नहीं दे सकी थी। वो गाड़ी नहीं बल्कि पीले रंग का एक छोटा सा पिकअप ट्रक था, जो ऐन उक्बी दरवाजे के सामने आकर रुका था। उसके पीछे खुश्क खाड़ी फैली हुई थी, जिसमें काफ़ी अरसे पहले जंगल उगाया था। मेरे ऐन सामने दरवाजे की सीढ़ी पर छोटे कद वाला एक हिस्पैनवी खड़ा था, जिसके हाथों में मौजूद शॉटगन का रुख मेरी सीने की तरफ था। लगता है कि तुम्हें मेरे मरने का शौक़ यहाँ खींच कर ले आया है, वो सर्द लहजे में बोला। मुझे कॉरल स्कॉट ने भेजा है, मैंने गैर इरादी तौर पर कहा। मैंने जानबूझकर झूठ बोला, इसे बातों में लगाकर शायद मैं अपनी जान बचाने की कोई तदबीर सोच सकता था। कॉरल का नाम सुनकर ज़ेरल की भवें तन गई, मगर उसकी उंगली ट्रिगर पर ही रही। कॉरल जराइम पेशा तबके भी खासा मशहूर था। उसका नाम ऐसे मुजरिमों को भी चंद लम्हे के लिए हिचकिचाहट में मुब्तला कर सकता था जो नफ्सियाती मरीज़ों के ज़मरे में आते थे। पस्ता कद वाले ज़ेलर को नज़दीक से देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसकी शक्ल और शबाहत के बारे में कोई भी शख्स मुझे ख़ास बात क्यों नहीं बता सका था, क्योंकि उसकी शक्ल और सूरत में कोई ख़ास बात थी ही नहीं। वो छोटे कद का निहायत ही आम सा आदमी था। ख़ास बात बस यही थी कि वो मुझे गोली मारने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो मैली पैंट शर्ट में था और इस किस्म के आदमी वेस्ट साइड के इलाके में हज़ारों की तादाद में नज़र आते हैं। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे जाल की तरह फैले हुए थे। उल्टे कदमे वापस अंदर चलो, उसने हुक्म दिया। हम वापस बेडरूम में आ गए तो ज़ेलर ने पूछा, कॉलर ने तुम्हें क्यों भेजा है और किस लिए भेजा है?
नौरीना को वापस लाने के लिए। मैंने जवाब दिया। क्या? किसे वापस लाने के लिए? वो तेज़ी से बोला। गन की नाल सिर्फ एक लम्हे के लिए झुकी और मेरी नज़रें उस पर ही थी, लेकिन मेरी हरकत में आने के लिए लम्हा नाकाफ़ी था। नौरीना, मैंने नाम दोहराया। हैलोवीन की रात तुम उसे एंजलू के शराब खाने से अपने साथ लेकर आए थे। कौन कहता है कि मैं उसे साथ लाया था? वो गुर्राया। तुमने उसे कत्ल करने के बाद सुराग अच्छी तरह नहीं मिटा है। तुम उसकी लाश घसीटते हुए पिछले दरवाजे से बाहर ले गए थे। उसका कानों में पहनने वाला बुंदा और उसके चंद बाल दरवाजे के कब्जे में फंसे हुए हैं। मैंने आंखों से उकबी दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक जेलर ने गैर इरादी से अंदाज में फ़ौरन पीछे देखा। अब मेरे लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। मैंने शॉटगन की नाल पर हाथ डाल दिया और साथ ही दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर घूंसा रसीद किया। गोली तो चली, लेकिन खुशकिस्मती से मेरी बजाय उकब के दीवार पर जाकर बेबस हो गई। हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। चंद लम्हों में ही मैंने उसे काबू करके फर्श पर औंधा डाल दिया। मेरा एक घुटना उसकी पुश्त और कंधों के दरमियान जमा हुआ था। उसी हालत में मैंने उसकी तलाशी ली। उसकी मैली सी शर्ट और पैंट की जेबों में से एक खटकेदार चाकू, घूंसे पर चढ़ाने वाला एक आहनी खौल और चिंगम का पैकेट बरामद हुआ। नौरीना को मैंने कत्ल नहीं किया, वो कराहा। मुझे छोड़ दो, मैं कसम खा कर कह सकता हूँ। मुझे कारल के पास ले चलो, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। कारल का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है जेलर, मैंने सर्द लहजे में से मतलब किया। ये मामला सिर्फ मेरे और तुम्हारे और उस मुर्दा लड़की के दरमियान है, जिसे तुमने बेरहमी से घसीट कर पिछले दरवाजे से बाहर निकाल कर ले गए। उसकी लाश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो कदरे आहिस्तगी से बोला। इसकी हठधर्मी देखते हुए मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी पर घुटने का दबाव और ज़्यादा बढ़ा दिया। तकलीफ़ से चीखने लगा। आखिरकार उसने तस्लीम कर लिया कि उसे लाश के बारे में इल्म है। मैंने उसे काबू में रखते हुए एक झटके से फर्श से उठाया और ढकेलता हुआ पिछले दरवाजे से बाहर ले चला। उसने लाश तक मेरी रहनुमाई की तो पता चला कि वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। मोटेल से सिर्फ 50 कदम के फासले पर थी। खाड़ी में फैले हुए दरख्तों के दरमियान नौरीना की लाश प्लास्टिक के इन थैलों में लिपटी हुई थी जो कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लास्टिक के थैलों के अलावा खिज़ा रसीदा पत्तों ने भी उसकी लाश को ढाँप लिया था। एक हाथ अलबत्ता थैले से बाहर निकला हुआ था और नौरीना की मुड़ी हुई मखरूती उंगलियां सवालिया अंदाज में आसमान की तरफ उठी हुई थी। ठंड की वजह से लाश में ज़्यादा बू नहीं फैली हुई थी। कुत्ते के बच्चे, मैंने जेलर के कमर पर घुटना रसीद किया। उसकी शॉटगन अब मेरे पास थी, जिसे मैं लोड भी कर चुका था। वो शॉटगन की तरफ देखकर थूक निकल कर बोला, मैं कसम खा कर कह रहा हूँ, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। मेरी तो उस रात ही उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुबह होने से पहले मुझे उसको कमरे में ही छोड़कर एक नहायत ज़रूरी काम से जाना पड़ा। वो इस वक्त सोई हुई थी, मैंने उसे जगाया नहीं। दोपहर के बाद मैं वापस आया तो मैंने उसे कमरे में मुर्दा पाया। वो किस तरह मर गई थी? मैंने पूछा। उसके सीने में किसी ने छोटी गन से गोली मारी थी, रिवॉल्वर या पिस्तौल से। वो घबराए हुए अंदाज में जल्दी जल्दी बोल रहा था। मैं ये ख़तरा मोल नहीं ले सकता था कि एक लड़की की लाश मेरे कमरे से बरामद हो। मैं तो पहले ही पैरोल पे रिहा हुआ हूँ। 4 साल पहले मैंने फौरी इश्तियाल के तहत अपनी साबिका बीवी को कत्ल कर दिया था। 3 साल से जेल की सज़ा काट रहा हूँ, पैरोल पर रिहा होकर आया हूँ। ऐसे में अब अगर मेरे कमरे से नौरीना की लाश बरामद होती तो पुलिस कभी मेरी बेगुनाही का यकीन न करती। इसलिए तुमने इसकी लाश ले जाकर जंगल में फेंक दी। मैं बुरी तरह से डर गया था। वो 2 हफ्ते एक जगह छुपा रहा। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ना तो पुलिस या कोई और मुझे तलाश कर रहा था और ना ही रेडियो या टीवी पर नौरीना के कत्ल की खबर आई थी। इसीलिए आज मैं ज़रा सी हिम्मत करके इसी इरादे से वापस आया था कि इसकी लाश को ज़रा बेहतर तरीके से ठिकाने लगा दूं। लेकिन बहरहाल मैंने उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि हम तो मिलकर मुस्तकबिल के बारे में कुछ मंसूबे बनाने लगे थे। वो मज़ीद कुछ कहते कहते चुप हो गया और नज़रें झुकाकर लंबे से एक सियाह बंडल को घूरने लगा जो चंद दिन पहले तक एक नौजवान की खूबसूरत जीती जागती लड़की थी। कैसे मंसूबे? मैंने पूछा। ब्लैकमेलिंग के। वो होठों पर ज़ुबान फेर कर बोला, कोई दौलतमंद डॉक्टर उस वक्त से उसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था जब वो छोटी सी थी, और डॉक्टर ने उसे शादी के हसीन ख्वाब दिखाए और वो भी उसकी दौलत की लालच में आ गई। नौरीना
ने जब ये देखा कि डॉक्टर की तरफ से शादी के दावे महज खोखले थे तो उसने डॉक्टर को ब्लैकमेल करने का प्रोग्राम बनाया और नोरीना ने डॉक्टर से $1,00,000 का मुतालबा कर दिया, क्योंकि इसे मालूम था कि डॉक्टर को अपनी इज्जत और साख बहुत प्यारी है और इस बात का कभी इम्कान था कि ये डॉक्टर खुशी खुशी $1,00,000 दे देगा। वो कह रही थी कि अगर मैं उसका साथ दूँ तो वो मुझे भी इस रकम में हिस्सेदार बनाएगी। अब तुम ही बताओ इस सूरत हाल में भला मैं उसे कैसे कत्ल कर सकता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके उसने कदरे मुतवहिश अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ देखा। शायद उसे भी अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे गुस्से का रुख किसी और तरफ हो रहा है। तुम मेरी बात पर यकीन कर रहे हो ना? वो यकीन दिलाने वाला अंदाज में बोला। नोरीना को यकीनन उस अमीर आदमी ने कत्ल किया होगा। मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं मालूम। मैं किराए का कातिल ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने कमरे में किसी को कत्ल कर दूँ। उसकी आखिरी बात वाकई काबिल गौर थी। देखो जेलर, नोरीना को तुमने कत्ल किया है या नहीं, लेकिन इस मामले को इतना बिगाड़ ज़रूर दिया है कि असल कातिल अब शायद कभी पकड़ा जाए। दोनों सूरतों में तुम इस सलूक के मुस्तहिक हो कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए। मैंने कहा, नहीं ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज़ बरामद हुई। मैं उससे शॉटगन दिखाकर कमरे में वापस ले आया और उसके हाथ पांव बांध दिए। उसने बहुत एहतजाज किया, मिन्नत की, खुशामद की, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहा और काउंटी के शेरिफ को ऑफिस में फ़ोन करके सूरत हाल के बारे में इत्तला दे दी। उसके बाद मैंने डॉक्टर विल्सन के घर का नंबर मिलाया। फ़ोन जूलिया ने रिसीव किया और उसे नोरीना के बारे में सच बताने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने उसे ये बुरी खबर सुना दी। अगर वो इस खबर को सुनकर रोती चिल्लाती तो मेरे जहन में बोझ कुछ कम हो जाता, लेकिन उसने गंभीर खामोशी के साथ सब कुछ सुना। क्या तुमने कातिल को पकड़ लिया है? उसने सपाट लहजे में मुझसे पूछा। मैंने जूलिया को जेलर के बारे में बताया। जेलर ने अपनी बेगुनाही और नोरीना के साथ मिलकर जिस मंसूबे के बारे में मुझे बताया था वो सब कुछ भी मैंने जूलिया को बता दिया और फिर कहा, मेरे ख्याल में पुलिस उसकी कहानी पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो सच बोल रहा होगा? दूसरी तरफ जूलिया बिल्कुल खामोश रही। जूलिया, मैंने नर्म लहजे में कहा, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरन तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हें कितने अरसे से इल्म था कि डॉक्टर विल्सन तुम्हारी बेटी के ज़रिए अपनी रातें रंगीन बना रहा है? इस बार उसने कोई जवाब देने के बजाय फ़ोन ही बंद कर दिया। मेरे मुंह में करवाहट सी घुल गई। चंद मिनट बाद मशीनी आरी से दरख्त काटने वाले बड़े मियाँ आन पहुँचे। वो देखने आए थे कि कैबिन में क्या हलचल हो रही है और मैंने उसके पड़ोसी को बरामदे में सुतून के साथ क्यों बांध रखा है। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो उनकी छोटी छोटी सी आंखें मारे हैरत के फैल गईं। ओह, वो हैरत से बोला, मैं तो समझा था कि आदमी जिस औरत को साथ लेकर आया था वो रुखसत हो गई। नहीं, वो मर चुकी है, मैंने उसे बताया। मैं अभी खुश्क खाड़ी के जंगल में उसकी लाश देखकर आ रहा हूँ। बड़े मियाँ ने सर खुजा और उलझन आमेज़ लहजे में बोला, जिस रात ये औरत को लेकर आया था उससे अगली सुबह मैंने एक औरत को इस कैबिन से सब्ज़ रंग की BMW में रुखसत होते देखा था। मैं समझा वो वही औरत है जिसे जेलर साथ लेकर आया था। इस किस्म की कारें चूँकि यहाँ कभी कभार आती हैं, इसीलिए मुझे ये बात याद रह गई। बड़े मियाँ की बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैंने संभल कर जेलर की तरफ इशारा करते हुए बड़े मियाँ से कहा, पुलिस के आने तक ज़रा इसका ख्याल रखना। अगर ये भागने की कोशिश करे तो बेशक अपनी आरी से इसकी टांगें काट डालना। इतना कहकर मैं अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। बड़े मियाँ ने मेरे कब से पुकारा, ए मिस्टर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कोई जवाब दिए बगैर अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से डॉक्टर विल्सन के घर की जानिब रवाना हो गया। मैं जब डॉक्टर विल्सन के घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। महल नुमा मकान सुकूत और अंधेरे में डूबा हुआ था और ये किसी गड़बड़ की अलामत लग रही थी। सिर्फ 2 खिड़कियों में तेज़ रोशनी नज़र आ रही थी। इन रोशन खिड़कियों और बाकी तारीक मकान को देखकर कुछ ऐसा तासुर मिल रहा था जैसे कोई जिन्नाती मखलूक गज़बनाक आँखों से रात के अंधेरे में तक रही हो। ड्राइवे में सिर्फ एक ही BMW मौजूद थी। शायद डॉक्टर विल्सन अभी तक अपने क्लिनिक में था और घर नहीं आया था। मेरे ख्याल में ये अच्छा ही था। एरिना और जूलिया मुझे किचन में खाने के बेदाग मेज़ पर आमने सामने बैठी हुई मिली। इनके दरमियान मेज़ पर एक इशारिया 5 का एक रिवॉल्वर रखा हुआ था
जिसे वो दोनों पुरख्याल नज़रों से देख रही थी। मैंने फौरी तौर पर यही नतीजा अखज़ किया कि इन्हें मालूम हो गया है कि डॉक्टर विल्सन अपना रिवॉल्वर कहाँ छुपा कर रखता था और उन्होंने वहाँ से उसे निकाल लिया है। अब वो शायद इस फैसले पर पहुँचने की कोशिश कर रही कि डॉक्टर जब घर आएगा तो वो दोनों क्या करेंगी। वो दोनों साकित बैठी मोमी मुजस्समों जैसी लग रही थी। एरिना ने मेरी तरफ देखे बगैर और मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरा मकसद समझते हुए कहा, मेरे शौहर ने जो कुछ किया मैं उस सिलसिले में उसका दिफ़ा करने की कोशिश नहीं करूँगी। तुम्हें उसका दिफ़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसने किसी को कत्ल नहीं किया। मैंने एरिना को तसल्ली देते हुए कहा तो जूलिया ने सर उठाकर मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उसे शदीद तकलीफ़ पहुंचाई हो और उसकी सियाह आंखें मुतरम लग रही थी। शायद वो रोती रही थी, लेकिन मैं यकीन से ये नहीं कह सकता था कि उसकी सियाह नागिन जैसी आँखों से उसके महसूसात का सुराग पाना मेरे लिए नामुमकिन था। इस वक्त वो साकित नागिन की तरह लग रही थी। उसकी आस्तीनें चढ़ी हुई थी और मजबूत मुशक्क़ती हाथों पर इस वक्त भी बर्तन धोने वाले सफ़ेद पाउडर के ज़र्रात लगे नज़र आ रहे थे। रिवॉल्वर के दस्ते पर भी ऐसा ही पाउडर लगा हुआ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि रिवॉल्वर जहाँ कहीं भी था वहाँ से जूलिया ने ही उसे निकाला था। मिस एरिना, मैंने उसे पुकारा तो अपनी जगह बैठे हुए मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुमने ही नोरिना को कत्ल किया है, मैंने धीमे लहजे में कहा। हैलोवीन की रात तुमने एनलू के बार तक उसका ताक़ुब किया। फिर जब तुम उसे एक शख्स के साथ पीले पिकअप ट्रक में जाते देखा तो उसके पीछे पीछे सलाडो मोटेल तक जा पहुंची। तुम सारी रात अपनी कार BMW में बाहर मौजूद रहीं और इस दौरान तुम्हारे अंदर गुस्से का आतिशफिशा खौलता रहा। गैज़ व गज़ब की इस कैफियत में तुमने फ़ैसला करने की कोशिश करती रही कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर सुबह मुँह अंधेरे वो शख्स अपने कैबिन से रुखसत हो गया तो तुम अंदर गई और नोरिना जो उस वक्त बेड पर सोई हुई थी तुमने उसे गोली मार दी। मेरी आखिरी बात सुनकर जूलिया चौंक पड़ी। उसने अपनी साकी ज़दा कैफियत से बाहर निकलते हुए एरिना की तरफ यूँ देखा जैसे पहली बार उसकी नज़र किसी ऐसी भयानक चीज़ पर पड़ी हो जो न जाने कब से ऐन उसकी नाक तले मौजूद थी। नोरिना ने तुम्हारे मशहूर मारूफ शौहर के बारे में स्कैंडल खड़ा करने की धमकी दी थी। मैंने एरिना की तरफ गौर से देखते हुए मज़ीद इंकिशाफ किए। उसने रकम का मुतालबा किया था। दूसरी सूरत में वो पूरे शहर को बता देती कि लड़कपन से उसके तुम्हारे शौहर के साथ खुफिया ताल्लुकात कायम थे। उसने तुम्हारे शौहर नामवर सर्जन डॉक्टर विल्सन की जो तो बदनामी होती ही होती, लेकिन तुम्हें भी बड़ी तौहीन का एहसास होता क्योंकि तुम खुद डॉक्टर विल्सन से 19-20 साल छोटी हो और बेहद हसीन भी। इसीलिए एक औरत नहीं बल्कि एक बीवी के हैसियत से तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई थी और कहीं ना कहीं ये बात भी यकीनी नहीं थी कि एरिना एक बार मोटी रकम लेकर खामोशी और चैन से बैठ जाती। वैसे भी शायद काफ़ी अरसे से तुम्हारे दिल में उसकी मौत की तमन्ना पल रही थी, इसलिए आखिरकार तुमने मुमकिना बदनामी के इस दाग को मिटा दिया। एक लम्हे के लिए चिकन में आसाब शिकन सकूत तारी हो गया। तुम्हें सिराग रसा होने के बजाय नफ्सियात दा होना चाहिए था। अभी तुमने जो कुछ बयान किया है वो हुर्फ बहुर्फ हकीकत पर मबनी है। एरिना ने संजीदगी से मुझे मुखातिब किया, फिर कदर तवक्कुफ़ के बाद बोली, मुझे बचपन से ही दौलत की शदीद चाहत थी। मैंने गुर्बत में आँख खोली। मेरा ख़ानदान मैक्सिको में रहता था। मेरा बाप एक मिल में मुलाजिम था। माँ घर के करीब कारखाने में एक मामूली सी तनख्वाह पर सफाई का काम करती थी। वो दोनों बड़ी मुश्किल से हम 4 बहन भाइयों को पालने की कोशिश कर रहे थे। मैक्सिको में इक्तिसादी हालात अच्छे नहीं थे। ख़ास तौर से मज़दूर पेशा लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। गुर्बत और कसमपसीरी की ज़िंदगी से तंग आकर मेरे वालिदैन ने गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश की, जैसा कि अमेरिका जाने वाले 90% गुर्बत से तंग आकर मेक्सिकन बाशिंदे करते हैं। मैं तब 4 साल की थी। मेरे ख़ानदान के गैर कानूनी तरीके से सरहद अबूर करने के जवाब में हस्ब तवक्का अमेरिकन रेंजर्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मेरा छोटा भाई और मैं ज़ख्मी हो गए और दीगर तमाम लोग मारे गए। सरहद पर तैनात अमेरिकन रेंजर्स की फायरिंग से हर साल 100 से ज़्यादा मैक्सिकन बाशिंदे मारे जाते हैं और इनकी मौत कभी मंजर आम पर नहीं आती थी क्योंकि अमेरिकी मीडिया इन अमवात को छुपाता है। हमें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां मेरा भाई ज़ख्मों की ताब न लाकर दूसरे ही दिन दम तोड़ गया और मुझे कुदरत ने सेहत याब कर दिया।
बाद में किसी खैराती अदारे के हवाले कर दिया गया। इस खैराती अदारे के सरपरस्त मियाँ बीवी नहायत रहमदिल और नेक दिल इंसान थे। वो तमाम बच्चों को उम्दा लिबास, बेहतरीन ग़िज़ा, आला तालीम दिलवाने की पूरी कोशिश करते थे। मैं भी यहाँ खुश थी, लेकिन मेरे जहन में दिन रात दौलतमंद बनने का ख्याल चकराता रहता था। उसी दौलत की वजह से ही तो मेरा ख़ानदान यहाँ आया था और बेरहमी से मारा गया था। मैं जवानी तक वहाँ रही और फिर तालीम मुकम्मल करके दौलतमंद बनने के मकसद की तगोदौ में एक कदरे मशहूर अस्पताल में मुलाजमत करने लगी। वहीं मेरी मुलाकात डॉक्टर विल्सन से हुई और तीसरी मुलाकात के बाद डॉक्टर विल्सन ने मुझे शादी की ऑफ़र कर दी, जिसे मैंने फ़ौरन से पहले कबूल कर लिया। हालांकि वह उम्र में मुझसे अच्छा खासा बड़ा और मामूली सी शक्ल सूरत का हामिल था, मगर उसकी पुरआसाई ज़िंदगी और बेशुमार दौलत ने मुझे हर चीज़ नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। इतने साल मैं ख़ुद को मुतमईन करती रही कि बेशुमार दौलत पाकर मुझे करार आ गया है और मैं बेहद खुश हूँ। लेकिन आज मैं वाकई तुम दोनों के सामने इकरार करती हूँ कि मैंने महज ख़ुद को फ़रेब दिया था। मैं मुतमईन और खुश हूँ। एक बात ज़रूर कहूँगी मिस्टर मार्वल कि दौलत जहाँ दुनिया की निहायत कारआमद चीज़ है, वहीं कभी कभी ये जी का जंजाल भी बन जाती है। एरिना की बातें सुनकर मेरे आसाब में खिंचाव पैदा होने लगा था। एरिना ने मेरी तरफ से नज़रें हटाकर पलके झपकाए बगैर जूलिया की तरफ देखा और सर्द लहजे में बोली, मिस्टर मार्वल ठीक कह रहा है जूलिया, मैंने ही लोरीना को मारा है। विल्सन की अय्याश फितरत को देखते हुए मुझे मालूम था कि वो ये इल्ज़ाम भी दिल में कुछ न कुछ खुशी महसूस करते हुए कबूल कर लेगा। जाहिर है इस उम्र में उसके लिए ये बात भी ज़रा फ़ख्र का पहलू होता कि एक नौजवान और हसीन लड़की से उसके ताल्लुकात थे। इसलिए मैंने मिस्टर मार्वल की खिदमत हासिल की थी। मैं तुम तक और विल्सन तक ये इत्तला पहुंचाना चाहती थी कि लोरीना मर चुकी है और मुझे इस जुर्म में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा जूलिया। आखिरी जुमला एरिना ने बड़े वसूख और यकीन से अदा किया था। मैं दिल ही दिल में सोचे बगैर न रह सका कि काश हालात इससे मुख्तलिफ होते, काश सज़ा डॉक्टर विल्सन ही को मिल सकती जो इन तमाम हालात का असल ज़िम्मेदार था। मुझे अंदाज़ा था कि विल्सन अपनी बीवी की दिफा में काबिल तरीन वकीलों की दिफा हासिल कर सकता था। ऊपर से इस जुर्म को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जेलर जैसा या सज़ा याफ्ता पेशावर मुजरिम इस मामले में मौके पर मौजूद था, जिसकी गर्दन में आसानी से फंदा फिट किया जा सकता था। मेरी गवाही से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, हत्ता कि इतने दिनों की ताख़ीर की वजह से रिवॉल्वर और लिबर्टी टेस्ट को भी उलझाया जा सकता था और मशकूक बनाया जा सकता था। शायद इस जुर्म की सज़ा काटने के लिए मैं जेल चली जाऊं, जूलिया बड़बड़ाई। हालांकि मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ये नाइंसाफ़ी होगी। नहीं, मैंने कहा, बेशक तुम्हें मालूम था कि डॉक्टर का तुम्हारी बेटी के साथ में ताल्लुक़ था और तुमने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया। तुम में इस मौजू पर डॉक्टर विल्सन से बात करने की और उसका सामना करने की जुर्रत ही नहीं थी। लेकिन इस जुर्म में कोई तुम्हें जेल नहीं भेज सकता, तुम परेशान मत हो। जूलिया एकटक रिवॉल्वर को तकीने लगी। रिवॉल्वर एरिना की निस्बत उससे ज़्यादा करीब था। मुझे अंदाज़ा था कि वो इस वक्त क्या सोच रही थी, लेकिन उसका गुस्सा, उसका गम उसे जो इरादा बांधने पर मजबूर कर रहा था, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम मेरी मौजूदगी में वो इस पर अमल दरामद नहीं करेगी। एरिना को भी शायद इस बात का अंदाज़ा था। इसी दौरान मुझे कहीं दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। शायद एम्बुलेंस थी और इसी सिमत आ रही थी। तुम जूलिया का मतलब नहीं समझे मिस्टर मार्वल, एरिना ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा। तब मुझे महसूस हुआ कि इस औरत की रूह मुंतशिर हो चुकी थी और वो बात जारी रखते हुए बोली, तुमने जब कॉल करके जूलिया को उसकी बेटी के कत्ल की इत्तला दी तो उसने किचन की दराज से ये रिवॉल्वर निकाला और ऊपर चली गई, जहां मेरा शौहर डॉक्टर विल्सन अपनी स्टडी में मौजूद था। वो मर चुका है मिस्टर मार्वल, जूलिया ने उसे शूट कर दिया है। गोली उसके दिल के आर पार हो चुकी है। पुलिस आ रही है। अब तुम सिर्फ ये बताओगे कि मेरे ज़िम्मे तुम्हारी और कितनी रकम वाजिबुल अदा है। जो केस तुम्हारे सुपुर्द किया गया था वो एक ही दिन में निपट गया है। बिलाशुबा तुमने उस एक दिन में बड़ी मेहनत की है। इसे नहीं मालूम था कि इस वक्त मेरे दिल और दिमाग और ज़मीर की मुसल्लस के दरमियान कैसी जंग जारी थी और मेरे जिस्म का रोआ रोआ किस अज़ियत से गुज़र रहा था। मैंने उसे मज़ीद रकम के बारे में बताने के बजाय वो रकम भी जेब से निकाल दी जो सुबह डॉक्टर विल्सन ने मुझे दी थी।
इसमें से जो थोड़ी बहुत खर्च हो चुकी थी मैंने वो भी उसमें मिला दी और कहा आज के दिन मैंने जो कुछ किया वो अपनी तरफ से किया है बिला मुआवजा। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, रकाबत और जोश में आकर तुमने इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए। तुम्हें नौरीना के बजाय विल्सन को गोली मारना चाहिए था जो इन सारे मामलात का जिम्मेदार था। एरिना की रंगत कुछ फीकी पड़ गई। मैंने नोट उसके सामने फेंक दिए और बाहर ड्राइववे में आकर पुलिस का इंतज़ार करने लगा, मगर उसी दौरान मुझे अंदर से एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी जो बाहर ज़्यादा बुलंद महसूस नहीं हुई। मेरे लिए यकीन से कहना मुश्किल था कि खुदकुशी जूलिया ने की है या एरिना ने, और ये भी मुमकिन था कि जूलिया ने एरिना को गोली मार दी हो। वो एक कत्ल कर चुकी थी, उसके लिए दूसरा कत्ल करने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, खुसूसन अब जबकि उसे मालूम हो चुका था कि उसकी इकलौती बेटी का कातिल कौन है। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये जुर्म सज़ा पर थी कहानी, क्राइम पर। अब देखते हैं, इंशाल्लाह अगली कहानी भी बहुत अच्छी सी चुनी है मैंने, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको भी अपलोड कर दूँगी। तो अब लेते हैं इजाज़त आपसे। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा सा, और दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए और कमेंट्स भी करिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।